तो कोई पॉइंट नहीं छोड़ना मैं आपको हर पॉइंट डिटेल से डिस्कशन में इसमें आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो स्टे विद मी। पहले बड़ा सिंपल इसकी एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली होती क्या है, कहते किसे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deal with separation का मतलब होता है कि अलग अलग करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करना। एंड एनालिसिस का मतलब होता है बेटा जांचना परखना, ठीक है, ऑफ आ सैंपल टू identify its component। और ये मदर ऑफ ऑल द ब्रांचेस है, क्योंकि इसके अंदर बेटा हर ब्रांच के अंदर ये चीज़ इस्तेमाल होती है। ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने का मतलब है कि आपके पास कोई कोई ऐसा मिक्सचर आ गया है, लेट्स से जिसके अंदर एथानॉल है, अल्डिहाइड है, वगैरह वगैरह। अब आप चाह रहे हैं कि इनमें से इन दोनों को सेपरेट करें, अलग करें, ठीक, तो ये सेपरेशन और फिर एनालिसिस करें कि क्या क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्या प्रेजेंट है, क्या नहीं प्रेजेंट। उसको अगर आप सेपरेट करके एनालिसिस करते हैं तो उस ब्रांच का, केमिस्ट्री की ब्रांच का नाम है बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट मतलब वो किस चीज़ से बना हुआ है, कितने हाइड्रोजन है, वगैरह वगैरह। तो इसमें बेटा एनालिसिस जो है, एनालिसिस होती है किसी भी चीज़ की इन डेप्थ जो है आपने परख करनी है, इन डेप्थ उसको देखना है उसके अंदर क्या है। ये दो तरह की होती है बेटा। पहली एनालिसिस का नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरी जो एनालिसिस का नाम है वो है बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक क्लासरूम में गए और उस क्लासरूम में आपने देखा कि बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो ये आपने क्वालिटी चेक की है, मतलब कि बच्चे हैं या नहीं हैं, क्लास में पढ़ाई होती है या नहीं होती। लेकिन जब आप गए, आपने गिना कितने बच्चे बैठे हुए हैं, कितने बच्चों ने किताबें खोली हैं, कितने बच्चों ने वही किताब खोल ली है जो कि टीचर पढ़ा रहा है। समहाउ टीचर फिज़िक्स पढ़ा रहे होते हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे होते हैं, मैथ पढ़ा रहे होते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं, और सामने वाले जो है ना इस्लामियात खोल के बैठे होते हैं। क्यों जी सर, अगले पीरियड में उनका टेस्ट है ना, आप प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दें, घर से नहीं पढ़ के आएंगे। तो उसके लिए फिर क्या है, इट डिपेंड्स ऑन टीचर्स एज वेल कि वो कितना इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, या कुछ प्रेशर भी होता है बच्चों को। सो बात करने का मकसद है कि क्वालिटी और क्वांटिटी में जो है ना वो डिफरेंस क्या है। क्वालिटेटिव बताती है कि व्हाट इज़ प्रेजेंट, क्वालिटी क्या बताती है बेटा कि क्या प्रेजेंट है, और क्वांटिटी बताती है कि हाउ मच इज प्रेजेंट, तो कोई चीज़ कितनी प्रेजेंट है वो बताती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो क्या करती है बेटा, दिस आइडेंटिफाई, ये क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है किस चीज़ को बेटा, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी सब्सटेंस को ये क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है कि कौन सी चीज़ प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सैंपल है, आपने उसके अंदर टेस्टिंग की, याद है ना वो डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट किया था आपने। अच्छा, यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट होती है, वो भी एक अच्छा पॉइंट मिल गया। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट होती है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ये क्या कहलाती है बड़ा, डिटेक्शन कहलाती है। मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है, वगैरह वगैरह।
तो सिंपल जो टेस्ट होते हैं बेटा आपकी लेबॉर्ट्री में वो सारे क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं, टेस्ट जो भी होगा ना। क्वांटिटेटिव क्या है कि आपने एक रिएक्शन किया, उसमें से जो अमाउंट निकली, उसमें अमाउंट निकलने के बाद उसको आपने मेजर किया और आपने बताया कि कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, फिर उस अमाउंट में से कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, कितनी उनकी रेशो है, ये सारी की सारी कहलाती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये क्या डिटरमिन करती है, द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट, द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट की जो अमाउंट है, मतलब कितना कार्बन, कितनी हाइड्रोजन, कितनी नाइट्रोजन वगैरह वगैरह है, वो क्या कहलाता है, वो आपका यही जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। अब एनालिसिस के जो मेथड्स हैं बेटा, वो दो मेथड हैं एनालिसिस करने के, आपके पास जो है वो क्या है, दो मेथड है। कौन सी एनालिसिस बेटा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस, ठीक है। मेथड्स फॉर एनालिसिस में दो मेथड्स हैं, एक मेथड है बेटा क्लासिकल मेथड, जो कि आजकल बहुत ऑब्सोलीट हो गया, बहुत कम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जो है इसको मॉडर्न मेथड कहते हैं। अब मॉडर्न मेथड को बेटा समहाउ, मॉडर्न मेथड को हम स्पेक्ट्रोकेमिकल मेथड भी कहते होते हैं, मॉडर्न मेथड, ठीक है। तो समहाउ जो है ना वो इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड भी कहते होते हैं, तो उसके बारे में हम जो है ना वो बात करेंगे, ठीक है। अब क्लासिकल मेथड में कौन सा मेथड आता है बेटा, क्लासिकल मेथड में आता है कंबशन एनालिसिस, कंबशन एनालिसिस हम करेंगे। कंबशन एनालिसिस करने के बाद बेटा फिर हमने उसमें से अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, अमाउंट ऑफ कार्बन को निकालना है, फिर उसको निकालने के बाद हमने क्या क्या करना है, इससे बेटा फिर हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालते होते हैं, उससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते होते हैं, फिर हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अच्छा ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आइटम्स वगैरह प्रेजेंट है। इस मॉडर्न मेथड में बेटा आपके पास क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होते हैं, जिसमें यूवी आ जाता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल, आईआर आ जाता है, एनएमआर आ जाता है बेटा, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोमीट्री, ठीक है। ये सारी की सारी जो हैं वो क्या होती हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं। तो अब ये जो पूरा चैप्टर है ना आपका, वो इन्हीं 7 बातों के ऊपर है। किन 7 बातों के ऊपर, 6 ये टेक्निक्स और 1 कंबशन एनालिसिस। वन बाय वन एक एक चीज़ हम इसको डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग 1 न्यूमेरिकल, बल्कि 2 न्यूमेरिकल है, कंबशन एनालिसिस का है, दूसरा बेटा मास स्पेक्ट्रोमेट्री का है, ठीक है। सो चलते हैं जी हम। पहला बेटा आपके पास आता है क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, जिसमें कहते हैं कंबशन एनालिसिस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंबशन एनालिसिस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। पर देखो कंबशन एनालिसिस क्या होता है, कंबशन एनालिसिस ऐसे एनालिसिस होती है जिसमें ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन, हाइड्रोजन हों, उनको हम क्या करते हैं बेटा, उनको हम बर्न करते हैं, बर्न करके हम उनको करते हैं। यानी कि इन दिस एनालिसिस, हम सिंपल अगर इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखें तो हम बेटा लिखेंगे कि इन दिस एनालिसिस द सैंपल is completely burned बल्कि मैं इसको थोड़ा सा अपनी लिखाई को बेहतर कर लेता हूँ, क्योंकि वो बाद में बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं और बाद में फिर काफ़ी दुआएं देते हैं। completely burned in the presence of oxygen to produce
वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड which determines the percentage of hydrogen, carbon and oxygen present in an organic इस मेथड की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है बेटा? इस मेथड की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ दो तरह की ये जो कंपाउंड को डिस्कस कर सकती है। इसकी जो है यहाँ मैं लिखता हूँ लिमिटेशन, ओनली कार्बन, ओनली सी, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि ये क्या हो जाएगा CaHb and CaHbOC type molecule can be analyzed। ये नहीं हो सकता कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये हो, सल्फर हो, फ्लोरीन हो, तो उनकी भी अपनी नहीं, उनकी आप डिटेक्शन नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन हों या फिर ऑक्सीजन डेरिवेटिव हों वो आप डिस्कस कर सकते हैं इस एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो ये दो बातें होगी। जो एक तो हमने क्या कहा कि इस एनालिसिस में सैंपल को हम कम्प्लीटली बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ताकि वो क्या करे बेटा, वो प्रोड्यूस करे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस करने से क्या फ़ायदा होता है कि हम उससे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेते हैं। वेरी गुड। सो चलते हैं जी आगे। अब इसमें जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, पॉइंट में लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है बेटा डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करनी है। ठीक है, डायग्राम नहीं छोड़ के आनी। प्रोसीजर में आपको हल्का सा बता देता हूँ, छोड़ दूँ बेटा? छोड़ तो दूंगा, लेकिन ये है कि फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। मैं आपको डायग्राम के साथ साथ ना प्रोसीजर बता देता हूँ। तो आपके पास डायग्राम में क्या है कि आपके पास जो है वो, आई एम सॉरी, यहाँ पे ये आपके पास बेटा क्या है, फर्नेस है, बेसिक फर्नेस है, जिससे आप क्या क्या कर रहे होते हो, जिससे आप चीज़ों को जला रहे होते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ लिखेंगे कि ये क्या है बेटा, फर्नेस है। और इसको यहाँ पे आपके पास कंपाउंड में ड्रा करता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास जो ना वो क्या है, यहाँ पे बटन है, बेसिक बटन तो नहीं है, इसको हमने जोड़ा हुआ है, इसको जॉइंट कहते हैं, सॉरी। फिर इसके बाद क्या है बेटा, आपके पास एक ट्यूब है, एक ट्यूब है पूरी आपके पास। थोड़ा सा मुझसे रॉन्ग हो गया, चलिए जाने देते हैं इसको। ये क्या है बेटा, फिर यहाँ पे इस ट्यूब को आपने कंप्लीटली फिल कर लिया। नेक्स्ट बेटा क्या है, फिर आपको यहाँ पे मुझे ना इसको सर्कल ड्रा करना पड़ेगा, ये मुझे अगेन ड्रा करना पड़ेगा। मैं कोशिश करके ये भी कर सकता था कि आपको ना वो कर दूँ, यहाँ पे तस्वीर पेस्ट कर दूँ, लेकिन उसमें ये फिर वो आपको पता नहीं लगेगा ना कि यार हाउ कैन यू ड्रा। है गंदी मंदी है, लेकिन एटलीस्ट आप ड्रा खुद करें तो आपकी क्या हो बेटा, प्रैक्टिस हो। मैंने यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ की है, काम अच्छा किया है उसने, काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है मेरा ये। आल तो ड्राइंग थोड़ी सी वो तो है ही सही, लेकिन एक टेक्निक यूज़ की है, वो आप लोगों को पता लग ही गया होगा। वो टेक्निक ये यूज़ किया बेटा कि आप जो लाइन है ना, लाइन, ये वाली लाइन, अपर लाइन या लोअर लाइन, इस लाइन के ऊपर रखो, ताकि ये सारी लाइंस क्या हों, इसी लाइन के ऊपर आ जाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको यहाँ पे एक
ट्रैकिंग पॉइंट मिल जाएगा जिससे आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा हमने क्या क्या करना है, हमने इसको करना है फिल। ये क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे सारा का सारा फिल्ड हुआ है। जैसे हम इसको फिल करेंगे तो इसका मतलब ये हमें दिखेगा कि एटलीस्ट ये क्या है, ये इट इज़ फिल्ड विद सम टाइप ऑफ मटेरियल। कौन सा मटेरियल है, कैसा मटेरियल है, क्या होता है, वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। दूसरे को आपके पास तो नीला ही होना है तो आप इसको फिल कर लें नीले के साथ। तो अब इससे क्या होगा कि आपके पास ये सॉर्ट ऑफ जो है वो क्या है, थोड़ा बहुत अच्छा भी है, थोड़ा बहुत वैसा ऐसा वैसा भी है, लेकिन एटलीस्ट बन गया। फिर बेटा यहाँ पे आप इसको बेशक आग को ऐसे ऐसे करके आग को लिख लें कि ये आपके पास क्या है, फायर है। और नाउ लेट्स स्टार्ट कि यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, सेंटर में आपके पास सब कलर का क्या है बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या है, सैंपल है। ये क्या है, सैंपल। कंपाउंड अंडर जो है वो एनालिसिस है। पहले वाला बेटा जो है यहाँ आप लिखेंगे कि वाटर एब्जॉर्बर है। पहले वाला क्या है, वाटर एब्जॉर्बर है। दूसरे वाला क्या है बेटा, दूसरे वाला आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है। यहाँ से जो है ना वो ऑक्सीजन जो अनयूज्ड है वो यहाँ पे आएगी, अनयूज्ड ऑक्सीजन। ठीक है जी, अपनी एहतियात के लिए यहाँ से ऊपर इसको बंद भी कर लें। यहाँ कॉर्क लगा होता है, ठीक है, जो बंद कर रहा होता है। सो अगेन जॉइंट है, इधर कोई जॉइंट नहीं है। सो ये कुछ बेटा बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनी, लेकिन ये कि एटलीस्ट जितनी मेरी ड्राइंग थी उससे बेहतर मैंने कोशिश की है। सो अब यहाँ पे देखो डायग्राम ड्रा होगी ना, तो आप खुद भी इसको एनालाइज कर सकते हो कि सैंपल को पहले क्या क्या किया बेटा, सैंपल को आपने ऐड किया, सैंपल को आपने बर्न किया, फिर सैंपल कन्वर्ट हुआ कार्बन, देखो ना कार्बन किस में कन्वर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हुआ, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड में, यानी कि वाटर में, O2 की प्रेजेंस में। फिर क्या हुआ बेटा कि जो आपके पास ट्यूब थी, पहले आपने ट्यूब के अंदर जो है उसको मेजर किया, फिर आपने ट्यूब के अंदर जो भी मेजर किया ना ट्यूब को, बल्कि मैं आपको ना ये स्टेप बाय स्टेप डिटेल बता देता हूँ, फिर आपका तो ये मुंह बनना शुरू हो गए बेटा। सैंपल जो है, पहले आपने जो सैंपल है वो कम्प्लीटली बर्न किया। पहला स्टेप क्या है जी, सैंपल इज़ कम्प्लीटली बर्नड, सैंपल इज़ कम्प्लीटली बर्नड एंड की छोड़ो, कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, लिखेंगे C+O2CO2। हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप उसी के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, सो H2 एंड CO2 आर ड्रॉन कह लो या पासिस थ्रू कह लो, थ्रू टू ट्यूब्स। अब ट्यूब में से पास हुआ तो क्या हुआ बेटा कि वाटर जो है वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। वाटर एब्जॉर्बर कौन से इस्तेमाल करते हैं बेटा, बहुत से वाटर एब्जॉर्बर हैं, जिस तरह MgOCl4 आई गेस ऐसा था, MgCl2 हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोरेट हो सकता है। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आपके पास केमिकल हैं वाटर एब्जॉर्बर के तौर पे। ठीक है, तो कोई भी वाटर एब्जॉर्बर आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी बुक में नहीं एक्सप्लेन किया हुआ। सो आप लिखेंगे कि वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय
in first tube containing water absorbent like MgCl2, इसके अलावा सोडियम सल्फेट भी हो सकता है एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये आप जो यूज़ कर सकते हैं। यस, 4 ये भी होता है मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड इन सेकंड ट्यूब containing KOH कह लें या फिर containing absorber। सो आपने क्या क्या करना है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and H2O is measured by calculating the difference between absorbed and unabsorbed यानी कि जो ट्यूब थी उसे आपने उसके अंदर केमिकल डाला, उसका मास मेजर किया, फिर आपने उसके अंदर से ये वाला सैंपल गुजारा, जैसे वो वाटर एब्जॉर्ब हुआ तो ऑब्वियसली से कुछ ना कुछ अमाउंट आएगी। एंड अनएब्जॉर्ब ट्यूब, ब्रैकेट में लिख लें बिफोर एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट, बिफोर एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। सही हो गया बेटा। अब आपको क्लियर हो गया कि पहले बेटा क्या होता है, पहले ऑक्सीजन ऐड होती है, फिर इस सैंपल को बर्न करते हैं, सैंपल में से क्या होता है बेटा, सैंपल में से क्या होता है कि यहाँ पे सैंपल में से जो गैसेस हैं वो क्या होती है, निकलना शुरू होती हैं, सैंपल से गैस निकल के यहाँ पे आई है, यहाँ से जो है वो क्या हुई है, गैस आगे जाना शुरू हुई है। जैसे गैस आगे गई है तो आगे फिर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई है, फिर यानी कि स्टार्ट में क्या आई थी, स्टार्ट में जो है वो स्टार्ट में आपके पास बेटा यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, लेट्स से येलो कर लेते हैं। स्टार्ट में आपके पास ये गैसेस बनी हैं, यहाँ पे ये गैसेस यहाँ से निकलना शुरू हो गई, यहाँ पे आई और यहाँ से होके यहाँ पे आ गए। लेट्स से जो येलो कलर है ये क्या है बेटा, आपके पास ये है ऑक्सीजन। सेकंड में जो आपके पास क्या है जी, ये आपके पास क्या है, वाटर है रेड कलर में। और इसके अलावा बेटा जो है आपके पास लेट्स से मैं कहता हूँ कि ब्लैक कलर की बात कर लेते हैं, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा यहाँ पे आके क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, आगे नहीं गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एब्जॉर्ब होगी। ये निकल आपको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब लाइनें, इसलिए मैं आखिर में ड्रा कर रहा हूँ। तो इससे क्या बेटा फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपको काफ़ी हद तक अभी आपको ये क्लियर हो चुका है, काफ़ी हद तक आप इसको समझ चुके हैं कि कैसे कैसे जो है ना हम इसको निकालते हैं, कैसे कैसे हम इसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब बेटा इसका फ़ायदा क्या, इससे हमने जो अमाउंट हासिल की है ना उसका बड़ा ही फ़ायदा है। उस अमाउंट से हम क्या कर सकते हैं, उस अमाउंट से बेटा हम जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम यूज़ करके एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। उस एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से हम जो है उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। ठीक है जी। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। फाइंड आउट कैसे करते हैं बेटा, फाइंड आउट ऐसे करते हैं कि आपके पास बेटा जो है वो परसेंटेज आ गई किसकी, कार्बन की परसेंटेज आ गई हाइड्रोजन की। तो जो परसेंटेज ऑफ, बल्कि परसेंटेज आपके पास नहीं आएगी, आपके पास मैस आया होगा। आपके पास क्या आएगा, मैस। क्या आया बेटा,
आपके पास क्या आया बेटा, आपके पास आया मैस ऑफ, आपने फाइंड किया जी मैस ऑफ और मैस ऑफ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कार्बन, हमें चाहिए हाइड्रोजन, हमें चाहिए ऑक्सीजन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे बेटे कि हमने परसेंटेज ऑफ, ये ना जो फार्मूले में लिखवा रहा हूँ ये बड़े इजी फार्मूले हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो ये लिखेंगे जी मैस ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी जो ऑब्टेन हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ OC मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें क्या है बेटा, आपने परसेंटेज फाइंड करनी है ना, तो ऑब्टेन का कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय टोटल मैस मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ कार्बन कितना है बेटा 12, मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 44, मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये कैसे कर रहे हैं हम, देखो कार्बन डिवाइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मैस 12 डिवाइडेड बाय क्या है CO2, 12 डिवाइड बाय 44 है, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। सिमिलरली बेटा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मैस ऑफ H2O प्रोड्यूस है ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन के कितने मोल्स होते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो 2.0016 डिवाइडेड बाय वाटर का कितना होता है बेटा 18, तो मल्टीप्लाई बाय कितना है 100, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ, अगर आप ऑक्सीजन निकालो बेटा तो आ जाएगा 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो इसकी बेस पे क्या होगा बेटा, इसकी बेस पे आप फाइंड आउट कर सकेंगे कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल कि उसके अंदर नंबर ऑफ जो कार्बन है उसकी परसेंटेज क्या है, और आप जो है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे कैसे आप उसके अंदर जो है वो चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो अब इसके रेलेवेंट जो सबसे चैलेंजिंग बात ये होती है बेटा कि इसके रेलेवेंट जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो ना बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल में अगर बात करूं तो न्यूमेरिकल की टर्म में ये थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बच्चों से हो जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते, तो उनको जो है ना हम देख लेते हैं। तो पहले तो बेटा आपको वो न्यूमेरिकल देगा, सिंपल सा न्यूमेरिकल देगा, आपको देगा कि फॉर एग्जांपल मैस ऑफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक आपके ना यहाँ डिस्क्रिप्शन वो बुक में थी, वो कहता है कि हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हुआ है 10.477 ग्राम, क्या प्रोड्यूस हुआ है बेटा वाटर, 25.612 ग्राम प्रोड्यूस हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। और आपने बताना है जी कि आप बताएं कि इसके अंदर से जो है वो आप क्या कहते हैं उसको, एम्पिरिकल फार्मूला बताना है। क्या बताना है बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला आपने इसके अंदर से बताना है। सो देख लेते हैं बेटा क्या होता है। तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास है जी, किधर गया, यस, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या अमाउंट ऑफ भी कह सकते हैं, अमाउंट कह लें परसेंटेज कह लें, एक ही बात है, क्योंकि हमने इसी को यूज़ करना है फॉर द सेक ऑफ मेजरमेंट ऑफ द वाटर। और बेटा हमारे पास एक्चुअल अमाउंट इसकी तो दी नहीं है, या दी हुई है 17.471 ग्राम ऑफ ट्राईऑक्सेन। अब उन्होंने खुद ही बता दिया ट्राईऑक्सेन है, तो फिर हमें टेंशन नहीं है। सो हुआ क्या बेटा कि आपके पास मैस दिया हुआ है, फाइंड आउट कर लो कितना है बेटा, मैस ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय
2.016 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इसको बेटा अब आपने करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका मैथ्स कितना है जी, 10.47 डिवाइडेड बाय क्या है जी आपके पास 17.471 इंटू 2.016 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। अब बेटा इसको कैलकुलेटर यूज़ करके इसको कैलकुलेट कर लें। तो मैंने सो फार इसकी खुद कैलकुलेशन करके नहीं रखी हुई। सो ये आपके पास आ जाएगा जी 10.47 मल्टीप्लाई बाय 2.016 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय फर्स्ट बेटा 17.471। अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे जी 18 से। सो हमारे पास 6.7 जो है वो क्या आ गया है जी, इसकी परसेंटेज क्या आ गया बेटा 6.7, राउंड अबाउट क्या है 6.7 या फिर 6.66 कर लो, 68 है बेसिकली। 6.68 परसेंटेज किसकी आ गई बेटा, परसेंटेज आ गई हाइड्रोजन की। ठीक है। और सिमिलरली परसेंटेज ऑफ आप निकालो कार्बन, तो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको ना कैलकुलेट कर लीजिएगा खुद, इसमें मे भी कोई मिस्टेक हो, मैंने अभी कोशिश की है इसको हल करने की, क्योंकि मैं इसकी कैलकुलेशन प्री डिसाइडेड करके नहीं बैठा हुआ। यह आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि सुबह से मैं आपके ना यही लेक्चर्स ही जो है ना वो बना रहा हूँ। सो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 25.612 डिवाइडेड बाय 17.471। लकीली यहाँ पे मलेशिया में आज छुट्टी है होली की। यहाँ कुछ लोग जो है ना वो हिंदू हैं, तो उनकी छुट्टी है, तो उसकी बिहार पे यूनिवर्सिटी छुट्टी दे देती है सबको। आगे ईद पे उन्हें भी छुट्टी होगी, सो उसकी उसी छुट्टी को हम एंजॉय कर रहे हैं। सो बेटा इसको अगेन मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट इट 25.612 अगेन मल्टीप्लाई बाय 12, फिर आप बेटा इसको डिवाइड करो किससे 17.471 से। अगेन इसको डिवाइड करेंगे हम किससे 44 से। सम हाउ 39% हमारे पास आ गए। तो ये बुक में जो है ना वो अमाउंट सम हाउ उसको कैलकुलेट किया होता है किसी और भी हाफ पे। हम बेटा इसको क्या 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 करेंगे, हम इसकी परसेंटेज को 100 में से माइनस करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगी 100 माइनस 39.98 प्लस 6.68, तो ये क्या आ जाएगी, ये परसेंटेज हमारे पास बेटा आएगी 100 माइनस 39.9 माइनस हमने बेटा 6.68 किया, तो ये 53% हमारे पास क्या आ गई 53.42% हमारे पास क्या आ गई ऑक्सीजन। तो बेटा परसेंटेज आपने फाइंड कर ली ना। तो अब कुछ जो ना मैं आपको बेसिक रूल्स बताता हूँ एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के, कि एम्पिरिकल फार्मूला जब भी आपने निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है ये तो अभी आपको पता ही होगा, सिंपल होल नंबर रेशो होती है। तो पहले बेटा आपने मोल्स फाइंड करने होते हैं, मोल्स फाइंड करने हैं हाइड्रोजन के, कार्बन के, ऑक्सीजन के। वो कैसे फाइंड करेंगे, जो परसेंटेज दी होगी उसके नीचे आपने मोलर मास से उसको डिवाइड कर देना। इनके जो आपके पास मोल आएंगे उन मोल से आपने जो है ना इनके नीचे रख देने मोल। फॉर एग्जांपल x है, फॉर एग्जांपल y है, फॉर एग्जांपल z मोल है। इन मोल से आपने क्या करना है बेटा, इन मोल में से जो सबसे छोटा होगा, लेट्स से x छोटा है, उससे इसको डिवाइड कर देना है। फिर जो आपके पास रेशो आएगी, अगर तो वो सिंपल होल नंबर रेशो है इस तरह की, फिर तो कोई मसला नहीं। अगर हुआ है पॉइंट्स में, तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद सूटेबल नंबर। फॉर एग्जांपल इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लें, नंबर एक ही से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर जो सूटेबल आपके पास अमाउंट बन गई उससे आप इसको निकाल सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, 2 न्यूमेरिकल से आप कर लेंगे। सो अभी हम कर लेते हैं, इतना भी क्या मसला है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये हम कर लेते हैं। सो अगर मैं इधर से ही कर लूँ
कि इसका जो मोलर मास कितना होता है बेटा हाइड्रोजन का, एक का मोलर मास 1 पॉइंट समथिंग होता है 1.008, तो हम इसको 6.68 ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सो 39.98 डिवाइडेड बाय मोलर मास इसका होता है बेटा कितना 12, तो ये 3.33 समथिंग आ जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 बेटा, तो ये भी सम हाउ 53 डिवाइडेड बाई 16, तो सम हाउ ये 2.18 आ जाएगा। सम हाउ ये क्या आ जाएगा 2.18। तो अब इनकी जो है ना वो रेशो आप ले लें, तो फिर आपको फाइनली उसका जो है ना वो क्या मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो किधर गया जी 6.68 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसका क्या है बेटा 6.6 रेशो, इसके ऑक्सीजन के कितने हैं आपके पास 2.18, कार्बन का कितना है आपके पास बेटा, किधर गया कार्बन भाई 3.33, तो डिवाइड कर लें इसको 2.18 से, तो अल्टीमेटली ये आपके पास जो है क्या आ जाएगा बेटा, ये तो आ गया 1, ये 6.6 ऑलमोस्ट आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2.18, राउंड अबाउट ये भी 3 आ गया, और 3.33 डिवाइडेड बाय 2.18, तो ये आपके पास आ गया 1.5। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि इसको आपने करना है, तो ये बेटा मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो ये आपके पास आ गया 3, ये आपके पास आ गया 6, ये आपके पास आ गया क्या हो जाएगा इसका 2, मल्टीप्लाई बाय 2 करना था ना, 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास आ गया 2, तो ये आपके पास C3H6O2 है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो कैलकुलेशन है उसके अंदर कोई मिस्टेक है या कोई इस तरह की कोई चीज़ हो, तो वो आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। सो फार हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो C3H6 और एक हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के मोल्स हमने सही फाइंड किए हुए हैं, जस्ट उसको ज़रा देखने दे मुझे। 16 डिवाइडेड बाय ये देयर इज़ अ मिस्टेक हेयर, ये थोड़ी सी इसके अंदर मिस कैलकुलेशन है, यहाँ क्या है बेटा 53 डिवाइडेड बाय 16, ये आता है 3.31, ठीक है। सो इसकी बेस पे हमें अगेन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पॉइंट। अब बेटा कैलकुलेशन हमारी क्या होगी है, यस अब कैलकुलेशन हमारी होगी आसान, और 2.18 का जो है ना थोड़ा सा, क्योंकि ऑन स्पॉट ही सारा कुछ आपको करना पड़ता है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 1, 2 और 1 के हिसाब से आ गया, क्या आ गया बेटा 1, ये तकरीबन 1, 2 और 1 के एतबार से आएगा, तो ये आपके पास CH2O आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया बेटा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया है, और सो फार आपकी जो बुक में भी है वो भी ऐसा ही फाइंड आउट हुआ है। मेथड समझना है, मेथड आसान है, और ये कहाँ पे मेथड दिया हुआ है बेटा, पंजाब टेक्स्ट बुक की जो ओल्ड बुक है 11th क्लास की, उसमें ये 4-5 न्यूमेरिकल्स हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन ये वाली मिस्टेक होगी, बाकी ये इसका जो है ना वो सारा ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, आपके पास वाटर दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड दी हुई है, आपने उनके निकालने हैं मोल्स, मोल्स से मोल रेशो निकालनी है, मोल रेशो में जो नंबर ऑफ कार्बन आपके पास आ रहे होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके पास, ये वाला कहलाएंगे। सो अब इसका आपको निकालना है जी, इसको आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा एन टाइम एम्पिरिकल फार्मूला होता है, यहाँ एन क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस, परेशानी होना ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस एक्चुअली आपको गिवन होता है, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस जो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने जो गिवन दिया हुआ होगा वो आपके पास 90.079 है, और आपने निकाला है बेटा किससे निकाला है, CH2O से, कार्बन के 12 जमा इसके 2 जमा इसके 16, तो कुल मिला के आपके पास आ जाएगा 30।
तो तकरीबन 3 आपके पास आ गया। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो ये आ जाएगा 3 × CH2O और ये बेटा आ जाएगा C3H6O3। यस, तो यही आपके पास बेटा क्या है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और बुक में भी यही मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने अपने एतबार से की है ताकि आपको वो आसान मेथड समझा सकूं। बुक वाला मेथड थोड़ा सा ट्रिवियल है, इसलिए उसके अंदर मेथड मैंने चेंज कर लिया पंजाब टेक्स्ट बुक का, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। सो मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कि मतलब आजकल यूज़ ही हम ये कर रहे हैं। मेरी अपनी इसके ऊपर किताब है, इल्मी पब्लिशर से छपी हुई, बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय अरसलान सलीम। 2 और आथर भी हैं, मेरे सुपरवाइज़र हैं आमर सैयद भट्टी साहब। सो मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस है बेटा, मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस। तो इसमें बेटा पहला मेथड आपके पास है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। पहला मेथड क्या है बेटा, स्पेक्ट्रोस्कोपी। यही मेथड है, बल्कि ब्रॉड सेंस में हम इसको ही डिस्कस करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है बेटा? स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंपल फॉर्म में क्या है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रो लिखनी ना, अच्छा, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब ये क्या मतलब, आपके पास एक सैंपल पड़ा हुआ है बेटा, आपने इसमें से कोई लाइट गुजारी और लाइट गुजारने के बाद आपने चेक किया, अच्छा इसने कोई एब्जॉर्ब किया है। अगर कोई इसने एब्जॉर्ब किया तो कितना एब्जॉर्ब किया, क्यों एब्जॉर्ब किया, कैसे एब्जॉर्ब किया, कौन से रीजन में एब्जॉर्ब किया, उसकी बेस पे आप इसके अंदर जो है ना इसके प्रेडिक्शन करते हैं स्ट्रक्चर्स की। प्रेडिक्शन नहीं, स्टडीज़ ही कह लें, क्योंकि प्रेडिक्शन तो ऐसी चीज़ होती है कि मतलब जो कि गलत भी हो सकती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी प्रेडिक्शन ठीक होती है बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें आप जो है वो इन्वायरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके पड़ोसी कौन से हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बेटा। लेकिन इसमें जो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसको हम आम ज़ुबान में जो है वो क्या कहते हैं कि लाइट वेव्स कहते हैं या वेव कहते हैं। तो अब वेव की जब भी आप बात करते हैं ना बेटा, तो वेव के साथ एसोसिएटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। वेव के साथ एसोसिएटेड पहला कॉन्सेप्ट होता है, पहले इसको वेव को समझ लेते हैं ना। वेव का क्या होता है, इस तरह की कोई ना कोई चीज़ होती है आपके पास। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट होता है जी क्रस्ट और ट्रफ का। ठीक है, फिर होता है वेवलेंथ का, पहले सिंपल फॉर्म है कि वेवलेंथ का। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है बेटा फ्रीक्वेंसी का। तीसरा इन्हीं के साथ कॉन्सेप्ट होता है एनर्जी का। तो एनर्जी के साथ साथ वेवलेंथ का एक ऑपोजिट जो है ना रेसिप्रोकल होता है वेव नंबर। तो ये वो बुनियादी कॉन्सेप्ट है जिनको हमने बार बार रिपीट करना है आगे जाके। अच्छा, इसका वेव नंबर ज़्यादा है, इसका वेव नंबर कम है, ग्राफ वेव नंबर से बना है, इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज स्पेक्ट्रोस्कोपी आप मतलब जाएंगे वेव नंबर ये क्या होता है, फिलहाल ये क्या होता है, तो वो आपको बड़ा ना कंफ्यूज करेगी। तो क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है, तो वो ट्रफ वो चीज़ जो बेटा क्या होती है डाउन साइड पे, वो यानी कि एक सेंटर लाइन है, उससे नीचे वाला जो हिस्सा है उसकी जो मैक्सिमम पोजीशन है वो क्या है, ट्रफ है, और ऊपर वाला जो है वो क्या है, क्रस्ट है। दो क्रस्ट के दरमियान फासला या दो ट्रफ के दरमियान फासला क्या कहलाता है, वेव लेंथ कहलाता है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ वो क्या कहलाता है बेटा, वेव लेंथ कहलाता है। इसका अपोजिट वेव लेंथ को लेमडा से लिखते हैं, इसको कहते हैं लेमडा।
इसका जो अपोजिट होता है उससे बेटा कहते हैं वेव नंबर, और न्यू बार से लिखते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी बताती है कि तादाद, फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है, तादाद होती है किसी भी एक पॉइंट से पर सेकंड कितनी वेव गुजर के गई हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, कितनी वेव पर सेकंड यहाँ से गुजर के गई हैं। और फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली अपोजिट होती है वेवलेंथ से, जितनी वेवलेंथ बड़ी होगी उतनी कम रेडिएशन गुजर के जाएंगे। और फ्रीक्वेंसी के बेटा न्यू से हम बेसिकली जो न्यू है ना ये वाला, इसको अगर बार लगा दें तो वेव नंबर बन जाएगा। आम जो न्यू रखें ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखते हैं, लेकिन इधर आप इसको इससे लिखते हैं। ठीक है, एफ से नहीं लिख सकते, सोचना भी मत। 1 हर्ट्स बेटा, जो हर्ट्स है ना वो क्या है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। ठीक है, तो 1 हर्ट इज इक्वल टू साइकिल पर सेकंड के, एक साइकिल जो पूरा हुआ है, एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर के गई हैं उसे आप हर्ट्स कहते हैं। एक वेव गुजर के गई है उससे हम एक हर्ट्स कहते हैं। वेव नंबर हो गया जी एनर्जी। एनर्जी बेटा अक्सर हम जाउल में कंसिडर करते हैं। एनर्जी किस में कंसिडर करते हैं, जाउल में। और एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। ये क्या है बेटा, ये प्लांक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ बुनियादी बातें थी जो हमने डिस्कस करनी थी, हमें पहले पता होनी चाहिए, ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है जी। अब कुछ बेटा इसके रीजन्स हैं जो कि हमें देखने हैं। बहुत सारे इसके निमोनिक्स भी बने हुए हैं, जिन निमोनिक्स से आप इन रीजन को याद भी रख सकते हैं। तो वो निमोनिक्स जो आपको निमोनिक पसंद है वो आपने सर्च करके कमेंट्स कर देने, ताकि बाकी लोग भी उससे याद कर सकें। ठीक है, तो कॉस्मिक रेज़ आती हैं बेटा सबसे पहले, फिर गामा रेज़ हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर एक्सरे आते हैं बेटा, फिर आपके पास आती है यूवी अल्ट्रावायलेट, फिर आपके पास आती है विजिबल रीजन, फिर आपके पास आता है इंफ्रारेड रीजन, आईआर रीजन कहते हैं बेटा इसको। फिर आपके पास माइक्रोवेव जो घर में खाना गर्म करते हो, फिर जो रेडियो सुनते हो उसके पास आता है रेडियो वेव। ठीक है जी, तो ये 1 बाय 1 जो है ना आप इसको स्टडी कर सकते हैं, बल्कि करेंगे भी इंशाल्लाह हम करेंगे, डोंट वरी। कॉस्मिक रेस, इसमें ना हमें मसला पता है क्या, टेबल दिया होता है, कहते हैं एनर्जी याद करो। भाई कहाँ से करें, इतनी एनर्जी याद करने की पता होता तो इधर ही होते। तो यूवी की हमें बेटा, इसकी ना यूवी की हमें क्या याद करनी पड़ेगी, वेवलेंथ। इसमें यूवी, विजिबल, आईआर और रेडियो वेव, ये हमें याद करनी पड़ेगी, मजबूरी है और कोई हल नहीं है। तो अल्ट्रा बेटा जो है वो आपके पास इसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से डाउन होती है, और इससे ऊपर जो है ना वो क्या होती है, अप टू 800 जो है, अप टू 800 विजिबल होती है, अप टू 400 होती है अल्ट्रा वायलेट। आईआर की बात करें बेटा तो अप टू 10⁻³ माइक्रोमीटर होती है। इसकी जो बात करें तो ये 10⁻⁶। इसकी बात करें रेडियो वेव तो 10⁻³ मीटर होती है, मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, इसकी ऑलमोस्ट 1 मीटर कह सकते हैं आप इसकी। ठीक है, वेवलेंथ। इसलिए एनर्जी से क्या होती है, माइक्रोवेव की कम होती है, तो इसलिए हम इसको माइक्रोवेव खाना करेंगे तो वो खाली गर्म ही करेगा खाने को। ये इसकी वेवलेंथ आती है, सॉरी यहाँ पे। सेकंड बेटा जो है ना, इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं, इसके वेव नंबर हैं, उनकी एनर्जी है। आई डोंट थिंक सो को हमें याद करनी पड़ेगी, आगे जाके हम इसको याद कर भी लेंगे। सबसे ज़रूरी बेटा क्या है, सबसे ज़रूरी है कि हमें इसका वेव लेंथ पता होनी चाहिए। वेव लेंथ हमें पता है तो उससे हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, E इज़ इक्वल टू एच न्यू, E इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, आप इसको फाइंड आउट करवा सकते हैं। तो इससे आप वेवलेंथ फाइंड, सी स्पीड ऑफ लाइट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, सो फार हमें बुनियादी कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ लगे। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब बेसिक प्रिंसिपल इसके डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या है जी, किस बेस पे ये काम करता है। तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटरेक्ट विद एंड दे एब्जॉर्ब एनर्जी, यानी कि आप सिंपल कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एब्जॉर्ब एनर्जी, और ऑर्गेनिक कंपाउंड ने क्या किया बेटा, एब्जॉर्ब एनर्जी। एक कर लेते हैं ना,
absorbs energy and a transformation occur, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी किस्म की होगी, a transformation occur. अब लोअर एनर्जी फॉर एग्जांपल अगर एनर्जी कम है, फॉर एग्जांपल कोई थोड़ी सी एनर्जी हमने दी है, लोअर एनर्जी कॉज मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन या मॉलिक्यूलर रेडिएशन या बॉन्ड वाइब्रेशन. ठीक है बेटा. और हाई एनर्जी जो है ना वो प्रोटॉन को क्या 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 कर सकती है, प्रोटॉन को एक्साइट डी एक्साइट कर सकती है. हायर एनर्जी कॉज इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन को तो हम डिस्कस नहीं करते. प्रोटॉन टू हायर लेवल. इसके लफ्ज़ बेटा इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के इलेक्ट्रॉन को एक लेवल से यानी कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइट कर दिया है, तो ये क्या क्या कहलाएगा बेटा, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल कहलाएगा. ठीक है. तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी. सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, द एब्जॉर्प्शन ऑफ energy is selective for a particular transition which depend upon structure of molecule. So by measuring the absorb, by measuring the absorbed energy, structure can be predicted. अक्सर जो लफ्ज़ होता है ना वो होता है elucidated. इल्यूसिडेटेड. ठीक है, ई होता है. तो अब ये इसका प्रिंसिपल है बेसिक के, मतलब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनर्जी एब्जॉर्ब की, उसने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं. फॉर एग्जांपल लो एनर्जी है तो उसने कोई वाइब्रेशन कर दी, हाई एनर्जी है कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर दी. तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी वो सिलेक्टिव है. एक ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक के लिए कोई ख़ास एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, तो हम देखेंगे अच्छा इसने ये एनर्जी एब्जॉर्ब की, इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो कार्बन डबल बॉन्ड करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कार्बन जो ना ऑक्सीजन वाला बॉन्ड करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हेलोजन्स करते हैं, तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये स्पेक्ट्रा जो है ना वो बहुत सारे कंपाउंड के लिए गए, उनसे डाटा कलेक्ट किया गया, उसकी बेस पे जो है ना वो सारा कुछ बनाया गया. तो बेटा ये यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है. एक इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज़ होता है मेजर करने के लिए किसकी बेटा, अमाउंट ऑफ, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय अ कंपाउंड ठीक है. अब इसमें लाइट सोर्स होता है, प्रिज्म होता है, पास होती है लाइट, सैंपल डिटेक्ट होता है और फिर वेव लेंथ आप प्लॉट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रा रेड या फिर मैक्सिमा या अल्ट्रा वायलेट, कुछ भी बेस पे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सिंपल ये है कि वही प्रिंसिपल होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर.
और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है बेटा, इसके रेलिवेंट काफ़ी MCQs वगैरह आ जाते होते हैं। एक दफ़ा आपका जो ना वो लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके अकॉर्डिंग जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो IR का बेटा क्या होता है, इंफ्रारेड एक रीजन है। इंफ्रारेड क्या है, एक ये इंफ्रारेड, IR का मतलब क्या बेटा, इंफ्रारेड है, रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। इसकी जो वेव लेंथ है बेटा वो क्या होती है, 2.5 से लेके 16 माइक्रोमीटर होती है। तो वेव लेंथ बहुत कम इस्तेमाल करते हैं बेटा, वेव लेंथ की बजाय जो है ना वो वेव नंबर का इस्तेमाल होता है। तो वेव नंबर जो है वो उसको मैं आपको बता देता हूँ। वेव नंबर जो है बेटा इसका क्या होता है, 4000 से 625 पर सेंटीमीटर है। अब ये एहतियात कीजिएगा कि 4000 से 625 का मतलब है कि यहाँ पे पर सेंटीमीटर की बात हो रही है, ठीक है। और ये मतलब लेमडा है, तो इसका क्या होता है बेटा, न्यू, और अभी मैं बात कर चुका हूँ कि ये न्यू बार होता है, ठीक है। सो अब ये IR करता क्या है, IR रेडिएशन क्या है, वीक रेडिएशन है। सो ये सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करता है, ठीक है। IR रेडिएशन वाइब्रेट्स अ मॉलिक्यूल, IR रेडिएशन वाइब्रेट्स अ मॉलिक्यूल, ठीक है। और ईच फंक्शनल ग्रुप वाइब्रेट्स डिफरेंटली। हर फंक्शनल ग्रुप जो है ना बेटा वो क्या क्या करता है, वाइब्रेट करता है डिफरेंटली। सो दिस टेक्निक इज used to detect functional group, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सिंपल सी बात है। में फिर वो क्वांटा ऑफ एनर्जी है, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूंट की, वो सारे कुछ डिटेल हमें बेटा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है ये क्या होता है। अच्छा, इसमें ना दो तरह की जो है ना वाइब्रेशंस होती हैं। वाइब्रेशन की कुछ बेटा क्या होती हैं, टाइप्स होती हैं। वाइब्रेशन क्या होती हैं, कुछ टाइप्स होती हैं। वाइब्रेशन की पहली टाइप होती है स्ट्रेचिंग, और दूसरी टाइप होती है बेंडिंग, ठीक है। स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है कि एक एटम एक है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इस तरह डिस्प्लेस कर रहे हैं। इसमें एक एटम अपनी जगह से टू एंड फ्रो मोशन पे जो है ना वो मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है। इस मोमेंट को क्या कहते हैं, स्ट्रेचिंग कहते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा, बेंडिंग होती है। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह कहूँ कि ये क्या हो गया, इस तरफ मूव करेंगे, यानी कि ये इस तरह मूव करेंगे, यानी कि ये क्या होंगे बेटा, बेंड होंगे। अब इस बेंडिंग में भी आगे बहुत सारी टाइप्स आती हैं, वो हमें हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। वो फिर वैगिंग आ जाती है, सीजरिंग आ जाती है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो हमारे सिलेबस से बाहर है। तो अब बेटा इसके बाद हम देख लेते हैं कि IR का क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, पहले हम पढ़ेंगे कि इसमें बेटा क्या होता है, रीजन क्या होता है किसी भी जो है ना वो टेक्निक का। फिर हम इसके अंदर कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, फिर इनका ग्राफ डिस्कस करेंगे, और ग्राफ के रेलेवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, और हमारा ये जो टेक्निक्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। अभी तक हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर ली है IR के हवाले से कि IR का रीजन क्या होता है बेटा, 2.5 से लेके 16 माइक्रोमीटर तक होता है, और 4000 से लेके 625 पर सेंटीमीटर क्यूब वेव नंबर है इसका। और ये फंक्शनल ग्रुप, हर फंक्शनल ग्रुप अलग से वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन की दो किस्में हैं, एक कौन सी है, वैगिंग है, दूसरी कौन सी है, बहुत सारी, एक स्ट्रेचिंग है, दूसरी बेंडिंग है, ठीक है। वैगिंग से सीजनिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब बाउंड वाइब्रेशन जो है ना वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। सो अब आपके पास बड़ा जो है ना आपके पास है ग्राफ, या जिसको IR स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको आप आम ज़बान में ग्राफ कहते हैं, और हम केमिस्ट्री की ज़बान में से क्या कहते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, IR स्पेक्ट्रम। तो IR स्पेक्ट्रम क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होती है
ऑफ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस इसका आगे लिखते हैं वाई एक्सिस पे होती एंड वेव नंबर एंड वेव नंबर जो कि क्या होती है बेटा पर सेंटीमीटर में होता है और ये एक्स एक्सिस पे होता है। अब इसमें जो है ना आईआर स्पेक्ट्रम में आपके पास क्या होता है बेटा, फॉर एग्जांपल एक आईआर स्पेक्ट्रम में हम देख ले लेते हैं प्रोपानोन का। किसका स्पेक्ट्रम है जी बेटा? प्रोपानोन का। अब प्रोपानोन क्या होता है बेटा? इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें फंक्शन ग्रुप कौन सा है? इसमें फंक्शन ग्रुप हमारे पास क्या है बेटा? एक फंक्शन ग्रुप है कार्बोनिल का, ठीक है। अब एक कार्बोनिल का फंक्शन ग्रुप है, बाकी कौन से बॉन्ड है? बाकी CH वाले बॉन्ड है। क्या है बेटा? CH वाले बॉन्ड है। बाकी छोटे छोटे क्या है? CH वाले बॉन्ड है। अब होगा क्या, यहाँ पे हमने क्या कहा कि वाई एक्सिस पे है परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, एक्स एक्सिस पे क्या है बेटा? वेव नंबर है, पर सेंटीमीटर। यहाँ से शुरू करना है तकरीबन 4000 और यहाँ पे क्या बेटा? 620 या 600 हम लिख लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। सो अब होगा क्या कि ये ट्रांसमिटेंस हो रही है 100%। एक वक्त आया है अराउंड 3000 2900 समथिंग पे, एक आपके पास ये जो है एब्जॉर्प्शन यहाँ पे आपके पास हुई है। अब देखो यहाँ पे ट्रांसमिटेंस कितनी 100% है, मतलब किसी ने कोई चीज़ एब्जॉर्ब नहीं की लेकिन फटाफट एक फंक्शन ग्रुप ने यहाँ एब्जॉर्ब की। फिर जैसे ही ये आगे जाएगा बेटा तो यहाँ पे एक ब्रॉड सा जो है ना वो क्या होगा, इस तरह की एब्जॉर्प्शन होगी, फिर एब्जॉर्प्शन होगी, वगैरह। तो यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे फिर वो उसी पे आ जाएगा, उसी लाइन पे आ जाएगा 100% ट्रांसमिटेंस पे। सो अब ये जो टेढ़ा मेरा ग्राफ बना है इसमें 2-3 बातें हैं बेटा। एक जो इस तरह की पीक होती है उसे हम शार्प पीक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शार्प पीक कहते हैं। समटाइम ये ऐसे लिखा होता है। इस तरह की पीक को हम जो है ना वो कहते हैं मीडियम पीक, और इस तरह के पीक जो कहते हैं जो पेड़ की तरह निकली होती है उसे हम ब्रॉड पीक कहते हैं, ठीक है। समहाउ इसको भी ब्रॉड कहते हैं लेकिन उतना ब्रॉड नहीं जितना ये वाला ब्रॉड होता है। तो अब ये वाली पीक आई है ना ब्रॉड पीक, ये तकरीबन कोई आपके पास 1720 पे आई है राउंड अबाउट। और बाकी जो है ना वो क्या है बेटा? बाकी ये रीजन जो है ना वो आल दो ये रीजन बताता है, लेकिन ये रीजन जो है ना आप इसको लैंडमार्क यहाँ पे कर लें 1500 लेट्स से इसको कंसिडर कर लें। तो ये जो रीजन होता है बेटा 1500 से पहले वाला अक्सर इसमें कुछ CH के होते हैं, स्ट्रेचिंग बेंडिंग टाइप होते हैं, क्योंकि स्ट्रेचिंग तो यहाँ पे होती है, समहाउ बेंडिंग होती है, और कुछ इसके अदर जो है ना वो इस तरह के पैटर्न्स होते हैं, वैगिंग होगी, सीजरिंग होगी। हमारा इससे कोई लेना देना ख़ास होता नहीं है, ठीक है। हमारा इसको हम कहते हैं बेटा फिंगरप्रिंट रीजन। क्या कहते हैं? फिंगरप्रिंट। होता बड़ा ज़रूरी है लेकिन बीइंग एन ऑर्गेनिक केमिस्ट हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है फंक्शन ग्रुप, हमें मुतल्लिक ही नहीं होता। हमें फिर क्या है? हमें पता है कि 1720 पे इसका मतलब यहाँ पे कार्बोनिल की पीक आती है बेटा, हमें कंफर्म हो जाता है कि कार्बोनिल है, और CH की पीक आई है, और CH की पीक का मतलब इसके पास ये वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये फिर आगे डिपेंड करती है ना कि CH की 4 पीक है तो फिर वो अल्काइन की आ जाती है 2840 से लेके आई गेस 3095 तक। तो ये उसी रेंज में आपके पास आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये अल्काइन वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। sp2 sp3 sp कार्बन H के साथ लगा होता है ना वगैरह वगैरह। सो ये आपके पास क्या होता है बेटा? होता है ये फिंगरप्रिंट रीजन जो कि 1500 से नीचे होता है, और इसके आगे वाले को आप कहते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। इसको आप क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप रीजन। इसका मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि देयर आर 2 रीजन्स इन IR। एक है बेटा फंक्शनल ग्रुप रीजन,
जो तकरीबन 4000 से लेके कहाँ तक होता है 1500 तक, और ये 1500 से लेके कहाँ तक होता है बेटा 625 तक। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है जी आपका फिंगरप्रिंट रीजन। और ये आपके क्या पास कहलाता है फंक्शन ग्रुप रीजन। अब आपसे वो कहता है कि राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ आईआर। आपको क्या कहते हैं, बड़ा ही आसान है, वो कहता है एप्लीकेशन ऑफ आईआर लिखो। तो आप कहते हैं कि आईआर इज यूज्ड टू डिटेक्ट फंक्शन ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बेटा सी डबल बॉन्ड ओ की पीक है तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है एल्डिहाइड, ये हो सकता है कीटोन, ये हो सकता है एसिड, ये हो सकता है एस्टर। और ये पीक आती है 1680 से लेके 1750, डिपेंड करता है किस एनवायरनमेंट में, डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा है उसके ऊपर। ठीक है, सर हमने कहा है कि कीटोन की किस में आती है 1720 पे आती है। ये वैल्यू आपको याद रखने की ज़रूरत है और ये भी याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में आई हुई थी। इसके अलावा बेटा एक और याद कर लें, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये ज़रा आसान होती है, ये नाइट्राइल की होती है। और नाइट्राइल की जो है ना हम याद करते होते हैं 2200 से 2200, बड़ी प्यारी सी पीक होती है, यानी कि ये अच्छा भला चल रहा होता है, इस तरह की पीक यहाँ पे आपके पास शो होना शुरू हो जाती है। वो मैं आपको ये सारा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके कंसर्न की बातें ही नहीं है। ठीक है, अच्छा इंटरेस्टिंग ये है कि अगर OH आपके पास फ्री हो, अगर आपके पास OH क्या हो फ्री, तो ये जो है ना वो क्या होगा, बड़े से पेट की तरह निकला हुआ होगा। ठीक है, और इसको आप कहते हैं जी कि ये आपके पास अगर फ्री हो सॉरी तो ये होता है, इस तरह की पीक होती है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो वो ब्रॉड पीक होती है। तो ये अगर फ्री हो तो बेटा होता है 3580 से लेके 3670 पे, तो ये शार्प पीक होती है। और अल्कोहल सॉरी फ्री है। और अगर हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हो इसकी क्या हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो किसी तरीके से, तो ये भाई साहब अपीयर होते हैं 3230 से लेके 3550 तक के, बड़ा सा पेट निकाल के आते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की है तो वो होती है 1600 पे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की मैं यहाँ यहीं लिख लेता हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की होती है बेटा 1610 से लेके 1680 तक होती है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि वैसे ही आपको जो है ना वो याद कर लेनी है। ठीक है, सो समहाउ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसिड हो वो तो बेड़ा ही गर्क हुआ होता है, वो 2500 से लेके OH की अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ना एसिड के साथ तो वो ऐसे करके आता है 2500 से लेके 3300 तक होता है। ठीक है, सो बाकी प्राइमरी अमाइन का 3100 से 3500 तक होता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो आपने देखा कि IR में कोई ख़ास चीज़ नहीं है। IR में क्या है कि पहले आपको IR में ये देखना है कि IR का बेसिक इंट्रोडक्शन है कि IR होता क्या है। क्या हो गया, IR का बेसिक इंट्रोडक्शन IR क्या होता है बेटे। फिर आपने IR के बारे में बताया कि ये फंक्शन ग्रुप को डिटेक्ट करता है। फिर आपने इसके ग्राफ को एक्सप्लेन किया कि इसका ग्राफ क्या होता है, जिसको मैं स्पेक्ट्रम कह रहा हूँ। और फिर आपने उस ग्राफ के रीजन एक्सप्लेन किए। उस ग्राफ के रीजन के बाद आपने बेटा उसकी एप्लीकेशन एक्सप्लेन की और ख़त्म हो गया। ये तो सिंपल सा था। ठीक है, अब आते हैं UV के ऊपर। UV जो है ना वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। UV जो है अल्ट्रा वायलेट जो है ये थोड़ी सी क्या होती हैं, एनर्जी इनकी जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये ट्रांजिशन करवाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवाते हैं। ठीक है,
ये क्या करवाते हैं बेटा, इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवाती होती हैं। सो समहाउ इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवा रही होती है। सो इसमें एक नंबर 1 बात यह है कि बेटा कि इसका जो रीजन है ना, वैसे कहते हैं 400 से, हम कहते हैं 400 से 800, लेकिन 400 से 750 नैनोमीटर जो है ना, वो टू बी प्रीसाइज इसका रीजन होता है। तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेट्स से हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, उसी के साथ ये सारा कुछ डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटे आपके पास एक मॉलिक्यूल है ये वाला। अब इस मॉलिक्यूल में आपके पास 3 बातें हैं। नंबर 1, इस मॉलिक्यूल में क्या है, आपके पास सिग्मा बॉन्ड है। नंबर 2, इस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है। नंबर 3, इस मॉलिक्यूल में क्या है, एन है। क्या है, एन है। अब इससे क्या होगा जी, इससे ये होगा कि आपके पास ये वाला सिस्टम होता है। अगर मैं बेटा MOT से इसको ड्रा करूँ, अगर मैं देखूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इसको देखूँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की नज़र से इसको देखूँ, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पहले बनता है बेटा सिग्मा बॉन्ड, फिर बनता है पाई बॉन्ड, फिर बनता है कुछ भी नहीं, मतलब लोन पेयर, फिर क्या होता है पाई स्टार, फिर होता है सिग्मा स्टार। सर ये क्या है, देखो ना, याद नहीं है सिग्मा 2p x पाई 2p y, याद है ना? हाँ याद आ गया, ये वो वाली होती है। तो MOT नहीं थी, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है ना बेटा, ये इसकी वजह से हो रही होती है। अब आपको ये तो समझ आ गया कि MOT में क्या होता है कि ये वाली आपके पास क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। आप याद रखना, यहाँ पे 2 बातें हैं। इलेक्ट्रॉन फिल करोगे जब, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन फिल किए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल होना बंद हो गए, इसको आप कहोगे हाईएस्ट, क्योंकि सबसे टॉप पे ना, जस्ट जाओ तो टॉप पे है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो का मतलब क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऊपर से जो इसके डायरेक्ट ऊपर होता है वो होता है अनऑक्यूपाइड, लेकिन वो हाईएस्ट नहीं होता, वो क्या होता है, लोवेस्ट होता है। इसलिए उसको लिखते हैं लोवेस्ट, LOMO, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक हो गया जी। अभी तक हमने क्या देखा बेटा, अभी तक हमने ये देखा कि देयर इज अ ट्रांजिशन। उस ट्रांजिशन में क्या होता है, आपके पास एक होमो है, एक लोमो है, सिग्मा है, पाई है, एन है, पाई स्टार है और सिग्मा स्टार है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से जंप करके जाएगा, दूसरी जगह, एक जगह से जंप करके कहाँ जाएगा बेटा, दूसरी जगह। तो बेटा सबसे बड़ा जंप किसका होगा, सबसे बड़ा जंप होगा सिग्मा से सिग्मा स्टार पे। तो ये क्या होगा, इसकी एनर्जी क्या है बेटा, सबसे हाईएस्ट। ये MCQs में आता होता है, अक्सर ये MCQs में आता होता है। फिर बेटा क्या है आपके पास, पाई से सिग्मा, फिर ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे। तो फिर क्या होता है बेटा कि सिग्मा टू पाई स्टार। अब ये जो ट्रांजिशन है ना बेटे, कुछ ट्रांजिशन इसमें अलाउड है, कुछ ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। मतलब सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार और ये स्टार, ये क्या है, ये अलाउड है। ये क्या है जो मैंने इस तरफ लिखी है सारी की सारी, ये क्या है, अलाउड ट्रांजिशन है। ये क्या है बेटा, इसको हम कहते हैं अलाउड ट्रांजिशन। और कुछ ट्रांजिशन होती हैं जिस तरह हमने कहा कि ये वाली, इसको हम कहते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन, फॉरबिडन ट्रांजिशन। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि सिग्मा से सिग्मा, पाई से पाई और एन से पाई और एन से पाई से सिग्मा स्टार। तो ये ट्रांजिशन जो है ना वो आप कर सकते हैं। सो इनकी जो एनर्जी है वो भी कोई ख़ास हमारे पास नहीं है, ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं बेटा
या इसको सॉरी ग्राफ मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसका हम स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन होती है। अब डिफरेंस चेक करो, पहले क्या थी ट्रांसमिटर्स, अब क्या है बेटा एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन परसेंटेज में होगी ऑब्वियसली, यहाँ 100% होगी, यहाँ 0% होगी। यहाँ क्या है बेटा कि अब आपके पास 200 और यहाँ पे क्या है आप 800, क्योंकि ये रीजन जो है ना वो कौन सा है बेटा, ये रीजन होता है आपके पास अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है। यूवी जो आपके पास ये जो रीजन होता है ना, ये वाला 400 से ये आपके पास विजिबल रीजन है, ठीक है। ये कौन से आपके पास विजिबल रीजन है, और जो यूवी रीजन है बेटा अब आपके पास 200 से 400 के दरमियान होता है। अब होता क्या है, होता ये है कि आपका जो कंपाउंड होता है ना, आप कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में मिक्स करते हो, तो सॉल्वेंट समहाउ यहाँ पे क्या कर रहा होता है, सॉल्वेंट अपनी पीक जो है ना वो शो कर रहा होता है किस के अंदर बेटा, इस 200 वाले रीजन में, यानी कि 400 से पहले जो है ये सॉल्वेंट की पीक हो रही हो, समहाउ ये क्या होता है सॉल्वेंट अपनी पीक शो कर रहा होता है। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद आपके जो कंपाउंड है उसकी पीक आती है, और फिर ये सिलसिला ऐसे चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे होती है वेवलेंथ, और यहाँ पे क्या होती है एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या है वेवलेंथ, और यहाँ पे क्या है एब्जॉर्प्शन है। तो वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन, वेवलेंथ है नैनोमीटर में। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पीक होती है ना, इसको आप कहते हैं लैम्डा मैक्स। क्या कहते हैं इसको, आप कहते हैं लैम्डा मैक्स, यानी कि मैक्सिमम पीक होती है बेटा इसकी, किसकी, आपके पास यूवी रीजन की पीक होती है यहाँ पे। सो फार हमने ये देख लिया कि आपके पास जो रीजन होते हैं यूवी के, उसमें हमारे पास एक ग्राफ होता है स्पेक्ट्रम, जिसको हम कहते हैं। और दूसरा हमने क्या कहा बेटा कि हमारे पास मुख्तलिफ़ कलर की जो है ना वो ट्रांजिशन होती हैं, N to पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार वगैरह 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 वगैरह। और फिर जो है हमने उसके अंदर इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ देखी हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो कैसे शो करता है वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे ना बहुत सारी जो है ना वो वैल्यूज़ गिवन होती हैं आपके पास, और उन वैल्यूज़ में से आपको बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो याद भी समहाउ करनी पड़ती हैं। सो कुछ रीजन ऐसे हैं बेटा जो आपको समहाउ याद रखने पड़ेंगे। मैं जो आपको रीजन लिखवा रहा हूँ मे बी आपकी बुक से उस तरह से अलाइन ना करें। यू कैन क्रॉस चेक। वायलेट जो है वो क्या होता है बेटा 400 से 420 नैनोमीटर्स पे आपके पास होता है वायलेट कलर। इंडिगो कलर आपके पास होता है 420 से, और ब्लू कलर आपके पास होता है 440 से 490 नैनोमीटर पे। इसके बाद ग्रीन कलर बेटा होता है, वो ये आपने याद किया था ना, वेब गोवायर, ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हैं VIBGYOR। वेब गोवायर है बेटा 4990 से, फिर आगे आपके पास नैनोमीटर से आपके पास 570 नैनोमीटर, 570 नैनोमीटर से 585 नैनोमीटर, और 585 से आपके पास 620 नैनोमीटर, और 620 से समहाउ 780 भी लिखते होते हैं, 750 भी लिखते होते हैं। ये आपके पास रेड रीजन आ जाता है, ये आपके पास ऑरेंज रीजन आ जाता है, ये आपके पास येलो रीजन आ जाता है, ठीक है। इन रीजन की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू योर टेक्स्ट बुक वो अपनी याद करनी है, ठीक है। सो मेरे पास जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें ये ग्राफ नहीं दिया हुआ, बिकॉज ये टेक्स्ट बुक का वर्जन जो है ना उस तरह का एडवांस वर्जन नहीं है, बट कॉन्सेप्ट्स में आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो मैंने अभी बुक पढ़ाई थी फेडरल बोर्ड की, उसी से पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी। सो नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर हैं बेटा, बहुत सारी चीज़ें NMR के अंदर आ जाती होती हैं। ऑल्दो ये जो फील्ड है ये थोड़ी सी एडवांस है,
ये तो मैं कहता होता हूँ कि NMR जो है ना वो ऑक्सीजन की तरह काम करता है किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए। क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जा रहे, किसी भी टॉपिक की डेप्थ में हम नहीं जा रहे, हम इसको उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। अगर डेप्थ होता तो फिर मैं इसको अलग से एक वीडियो बनाता, जो कि मे भी अगले सेशन के लिए बनाए, बट ये वीडियो रहेंगी इस चैनल पे पड़ी रहेंगी, ताकि जिन बच्चों ने देखना है बाद में, जिन्होंने क्रैश कोर्स नहीं देखा, चीज़ें नहीं देखी, जिनकी सप्ली आएगी, वो फिर वापस आएंगे देखने के लिए। परेशान ना हो आप लोगों की नहीं आएगी। NMR बेटा क्या होता है? NMR होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियर का मतलब है कि ये बात कर रहा होता है बेटा न्यूक्लियस के ऊपर। अब न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, इसका 14.7। अब न्यूक्लियस का सबसे बड़ा मसला क्या है? न्यूक्लियस का सबसे बड़ा मसला ये है कि न्यूक्लियस क्या करता है बेटे? न्यूक्लियस वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियॉन्स, या फिर न्यूक्लियॉन्स बेसिकली न्यूक्लियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं ना। तो आप इसको कह लो कि ये न्यूट्रॉन इसके क्या होते हैं, न्यूक्लियस के डिफरेंट हो सकते हैं। जिस तरह बेटा कार्बन जो है वो क्या है, 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, जिसको आइसोटोप कहते हैं ना। तो मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं। तो न्यूक्लियस क्या होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। सिंपल फॉर्म में अपनी याद दहानी के लिए, अपनी यादाश्त के लिए याद रख लो कि वो न्यूक्लियस जिनका ऑड एटॉमिक नंबर होता है। ऑड क्या होता है बेटा? जिनका ताक एटॉमिक नंबर होता है 1, 3, 5, 7, वो आपके पास NMR एक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं? NMR एक्टिव होते हैं। अब NMR एक्टिव में कौन कौन से आपके पास आते हैं जो है वो एलिमेंट्स? उसमें बेटा सरे फेरिस जो है ना, अब आपके पास क्या है, हाइड्रोजन 1 है, कार्बन 13 है, नाइट्रोजन 15 है। और जिनका बेटा इवन नंबर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होते हैं? NMR इनएक्टिव होते हैं। NMR इनएक्टिव होते हैं। मतलब इवन का मतलब क्या है? जुफ्त जिसको कहते होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन 12 है, ये एक्टिव नहीं है। ऑक्सीजन 16 है, ये एक्टिव नहीं है। उसका मतलब नाइट्रोजन 14 है, ये एक्टिव नहीं है। यहाँ नाइट्रोजन 15 एक्टिव है। तो ये जो कंपाउंड है बेटा, इस कंपाउंड से क्या हुआ? इस कंपाउंड से एक बात तो हमें समझ लगी है, वो ये है कि हम ये करेंगे, एक मिनट, विद प्रोफेसर डॉक्टर डिप्टी वाइस चांसलर। अच्छा, तो ऑड नंबर वाले क्या होंगे? NMR एक्टिव। इवन नंबर वाले क्या होंगे? NMR इनएक्टिव। ठीक है। सो यहाँ पे हमें न्यूक्लियस का खाता क्या होगा क्लियर। तो हमें वो न्यूक्लियस देखने जिनका ऑड नंबर हो। इसलिए हमारे पास दो न्यूक्लियस हम जो है ना अक्सर यूज़ करते होते हैं, एक बेटा आपके पास हाइड्रोजन का और एक कार्बन 13 का। इसलिए एक आपके पास H1 NMR आ रहा होता है और एक C13 NMR आपके पास आ रहा होता है। ठीक है, ये दो अलग अलग NMR है, ये दो अलग अलग हमें एनालिसिस करवानी पड़ती है। दूसरा बेटा मैग्नेट है। अब मैग्नेट बेसिकली क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तीसरा रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब है, यहाँ रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि बेटा यहाँ पे रेजोनेंस का मतलब है कि एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके जा रहा है ऊपर। यहाँ पे जो एनर्जी है वो फ्रिक्वेंसी जो हमने दी है, वो फ्रिक्वेंसी जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ये दोनों आपस में जब अलाइन करते हैं इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, ये वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टाइप जो नहीं होता उस तरह का है, फिजिक्स वाला है, केमिस्ट्री वाला नहीं है। ठीक है, ये फिजिक्स की टर्म है। सो फार हमने एक चीज़ देख ली कि देर इज़ अ न्यूक्लियस। देर इज़ अ न्यूक्लियस क्या है बेटा? देर इज़ अ न्यूक्लियस जो कि NMR क्या है बेटा? NMR एक्टिव है। लाइक हाइड्रोजन 1, कार्बन 13 एटसेट्रा।
सो अब क्या होगा, अब जो ये मैग्नेट बने ना आपके पास, ये मैग्नेट छोटे से मैग्नेट, ये अब आपके पास जो NMR एक्टिव है ये स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। क्या करेगा, स्मॉल मैग्नेट की तरह। तो जब इसके पास बड़ा मैग्नेट लेके आएंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास ये मॉलिक्यूल हैं छोटे छोटे मैग्नेट की तरह बने हुए हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कोई मैग्नेटिक फील्ड से B0, तो ये कुछ अलाइन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ और कुछ अपोजिटली अलाइन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको उल्टा कर दिए, फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो कुछ इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, कुछ बड़ा क्या हुआ इसके डायरेक्शन में आ गए। तो ये दो लेवल बन गए। जिस तरह हमारे पास नहीं थे लेवल बड़ा सिग्मा 2 सिग्मा स्टार, यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, ट्रांजिशन कर सकता है, अब हमारे पास यहाँ पे भी लेवल बन गए। ये आपके पास अल्फा लेवल होता है, ये आपके पास बीटा लेवल होता है। इसको लो एनर्जी लेवल कहते हैं, इसको हाई एनर्जी लेवल कहते हैं। तो अब जब कभी भी हम फ्रीक्वेंसी देंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करता है बेटा, ये इस्तेमाल करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। यहाँ से न्यूक्लियाई जंप करके जाएगा ऊपर, फिर आ जाएगा वापस, इसको एक्साइटेशन कहेंगे और इसको हम कहेंगे डी एक्साइटेशन। इसकी बेस पे ये क्या हो रहा है, ये सारा फिनोमेना जो है ना आपका काम कर रहा होता है। ठीक हो गया। सो फार हमने NMR के अंदर काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो ये आपके पास क्या होता है, अच्छा इनके दरमियान जो गैप है ना बेटा, इसके दरमियान जो गैप होता है उसको हम लिखते हैं डेल्टा ई से। तो अगर मैं सुथरा करके लिखूँ उसको तो वो ऐसे होगा कि हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं, वो दो ट्रांजिशन स्टेट में आते हैं, दो स्टेट्स में आते हैं। एक वो जिसमें आपके पास न्यूक्लियाई विद द मैग्नेटिक फील्ड होते हैं और एक जो हो जिसमें अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। ये आपके पास जो है ना क्या होते हैं, इनिशियली दे आर इन रैंडम पोजीशन। यहाँ पे जो गैप होता है बेटा, ये गैप होता है डेल्टा ई का। जब ये गैप पूरा होगा तब ही ये ट्रांजिशन होगी, तब ये आपका NMR एक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो इसका सारा का सारा फिनोमेना था। तो अब इंस्ट्रूमेंट बेटा, यहाँ पे ना दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। देखो, एक इंस्ट्रूमेंट वो जो यहाँ पे आप ये होता है फ्रीक्वेंसी, और ये आपके पास क्या है बेटा, एनर्जी है। ठीक है, तो एक होता है कि कंटिन्यूस वेव मतलब NMR। अब कंटिन्यूस वेव का मतलब है कि आप मुख्तलिफ वेव्स यहां देते रहेंगे, कंटिन्यूस वेव देंगे आप यहाँ पे, और जो एब्जॉर्ब उसने करनी होगी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, कि आप उसको वेव आप उसको जो है वो देंगे, लेकिन इसके गैप को जो है बढ़ाते जाएंगे। एक वक्त आएगा वो गैप इतना बढ़ जाएगा कि एब्जॉर्प्शन ही ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है जो ग्राफ की सूरत में आपको शो कर रहा होता है। तो मज़ीद चीज़ें डिस्कस करने के से बेहतर है हम इसके ग्राफ पे आ जाते हैं बेटा। ग्राफ जो है वो क्या कहलाता है बेटा, ग्राफ में इस साइड पे होती है इंटेंसिटी, जो अक्सर नहीं लिखी जाती। और इस साइड पे क्या होती है, केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट क्या है, वो शिफ्ट जो कि एक स्टैंडर्ड या रेफरेंस से किसी भी कंपाउंड ने की है, उसे आप कहते हैं कि वो केमिकल शिफ्ट है। ठीक है, यहाँ बेटा क्या होता है, यहाँ पे आपका एक रेफरेंस होता है। क्या होता है, रेफरेंस। अक्सर रेफरेंस या TMS होता है। ठीक है, टेट्रा मिथाइल साइलेन, यानी कि CH3SI CH3 टेट्रा मिथाइल साइलेन होता है। तो अब इस रेफरेंस से कितना आपके कंपाउंड ने शिफ्ट किया है, उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा केमिकल शिफ्ट कहते होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना जो ग्राफ प्लाट होता है ना बेटा, वो दो तरह से प्लाट होते हैं। एक है आपके पास लो रेजोल्यूशन और एक है आपके पास हाई रेजोल्यूशन। लो रेजोल्यूशन में क्या होता है कि आपके पास एक ग्राफ है, ऐसे आएगा,
इस तरह का। तो इसमें आप जो ना हाइट पे मेजर करते हैं कि हाँ अच्छा हाइट आपने क्या किया, अच्छा एक है, ये कितनी हाइट है जी, ये फॉर एग्ज़ाम्पल 3 हाइट है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं 2 है, और ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास 5 है। इसको इंटीग्रेशन भी कहते होते हैं कि ये इसकी हाइट के बेस पे आप इसको जज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर जो 1 है तो वो फिर क्या हो जाएगा उसका, आप क्या हो जाएगा, 1 का 1.5 हो जाएगा। तो उसको फिर बैलेंस करने के लिए आप 2 और 3 कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर वो आपके पास 5 हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। लो रेजोल्यूशन में आपको इस तरह का दिखता है कि मतलब वो मज़ीद टूटी हुई पीक्स नहीं होती। हाई रेजोल्यूशन में क्या होता है कि हाई रेजोल्यूशन में बेटे आपके पास जब हाई रेजोल्यूशन होती है तो ये जो ग्राफ आपके पास शो हो रहा है, यही ग्राफ आपके पास इस तरह की फॉर्म में शो हो रहा होता है, और यह आपके पास जो है ना बेटा इस समहाउ इस तरह की फॉर्म में शो हो रहा होता है। तो इसको क्वार्टेट कहते हैं, इसको ट्रिपलेट कहते हैं। ये हमारा अभी बेस नहीं है, सो आप इसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा थैल। तो सो फार हमने ना मार्की के अंदर काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। ये याद रखिएगा, मैं वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, वही चीज़ें बता रहा हूँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। समहाउ कुछ जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल 3 घंटे का लेक्चर है, समहाउ कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, तो आप कमेंट्स पढ़ लिया करें। बच्चों ने कमेंट्स किए होते हैं, मैं जवाब भी दे देता हूँ। अगर कोई इस तरह की मिस्टेक वगैरह हो भी जाए तो वो उधर जो है ना मैं कोशिश करता हूँ कि कवर अप कर लूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। सो यह बेटा आपके पास 2 और टेक्निक हैं। एक है एटॉमिक एमिशन, एक दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ चुकी है, समहाउ ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आ सकती है इफ़ एग्जामिनर वांट टू सरप्राइज यू। अब इसमें क्या है, पहली बात कि आप एटम को करते हैं हीट। अब हीट किया तो एटम ने एनर्जी की एब्जॉर्ब, फिर एनर्जी की एमिट। तो आप उसकी जो एमिट एनर्जी है उसको आप रिकॉर्ड करते हो कि उसने कितनी एनर्जी एमिट की। इस एमिशन की बेस पे आप एमिशन स्पेक्ट्रा ड्रा करते हो, तो ये कहलाती है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। क्या आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, आपने इसको एनर्जी दी, ये चला गया ऊपर, जब ये वापस आया इसने कोई एनर्जी निकाली ऑब्वियसली, तो आपने उसको मेजर किया, अच्छा कोई कितनी एनर्जी इमिट की है इसने, उसकी बेस पे ये क्या कहलाते हैं बेटा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। लेकिन यहाँ पे आपने उसको हीट किया या एनर्जी दी, समहाउ आपने हीट किया या फिर उसको फ्लेम किया या उसको एनर्जी दी, उसने एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की, अगर वो आपने चेक किया है तो ये इसको अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो ये क्या कहलाता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बेटा ये आपके पास E1 E2 जो है ना, यानी कि जो डिफरेंस है E2 माइनस E1 का, वो आपके पास क्या होता है डेल्टा E होता है, और वो होता है H फ्रिक्वेंसी के आपने कितने उसके अंदर एनर्जी दी है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, वो हमारा कोई ख़ास बहस हमारे अंदर उसकी नहीं है। बट ये है कि आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा इसके अंदर से हो गया होगा। जिस तरह से आपके पास होती है रेनबो होती है, कोसे कज़ा होती है बेटा, वो भी आपके पास क्या होता है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक एग्जांपल है। बाकी इसके अंदर एडवांटेजेस डिसएडवांटेज आपने याद कर लेने हैं, इसमें कोई ख़ास चीज़ बात नहीं है कि मेटल्स की डिटेक्शन के लिए, मेटल्स को एनालाइज करने के लिए और ट्रेसेस को निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल आपके पास इतना बड़ा सैंपल है तो अब इसमें से कौन सी मेटल प्रेजेंट है कौन सी नहीं है, तो आप एटॉमिक एब्जॉर्प्शन या एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप उसको निकाल सकते हैं। आप अच्छे तरीके से उसको क्या कर सकते हैं बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं बेटा मास स्पेक्ट्रोमेट्री पे। मास स्पेक्ट्रोमेट्री पे आई गेस मैंने एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, आप वो वहाँ से भी देख लीजिएगा। मैं बेसिक इसका जो है ना इंस्ट्रूमेंटेशन आपको समझा देता हूँ।
तो बेसिकली क्या होता है बेटा कि आपके पास इस तरह का एक जो है ना वो क्या होता है, सिस्टम होता है। एक आपके पास ट्यूब होती है, तो यहाँ से क्या होता है बेटा कि आपके पास यहाँ पे आपका सैंपल आता है कोई भी, जो कि आपने अगर वेपर फॉर्म में नहीं है तो आपने उसको वेपोराइज करना है, ठीक है। द सैंपल इज़ फर्स्ट वेपोराइज, देन आपने बेटा उसको करना होता है यहाँ पे आयोनाइज करना होता है। फिर यहाँ पे प्लेट्स होती हैं इसकी, इन प्लेट्स से आपने इसको करना होता है एक्सेलरेट। ये बेस्ड ऑन m/z व मास टू चार्ज रेशियो होता है, और इसकी बेस पे जब यहाँ पे बेटा आप आता है तो यहाँ पे इसके पास क्या होता है, मैग्नेट होता है। तो मैग्नेट क्या करता है, इसका रास्ता चेंज कर लेता है, इसका पाथ जो है वो बदल देता है। इस पाथ की बेस पे ये डिफरेंट जगह पे जाके हिट होते हैं और फिर इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो रिकॉर्ड हो जाती है, रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड कर देता है। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, बेसिकली मास स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल क्या है कि सैंपल इज़ फर्स्ट वेपोराइज, देन आयोनाइज, देन एक्सेलरेटेड बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशियो, देन दे आर डिफ्लेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी बेस पे वो जाके एक पॉइंट पे हिट करता है, वहाँ से हम उसके मैसेज को निकाल लेते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डिटेल हमने देख ली है। अब यहाँ पे जो आपके पास मास स्पेक्ट्रम आता है, जो आपके पास मास स्पेक्ट्रम आता है बेटा, तो यहाँ पे परसेंटेज अबंडेंस होती है कि कौन सा कितना ज़्यादा है। यहाँ पे होता है मास नंबर। फॉर एग्जांपल एक आपके पास 20 है, एक 21 है, एक 22 जो है आपके पास क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि नियोन है, तो यहाँ पे जो 20 की अब अबंडेंस होगी बेटा वो यहाँ लिखेंगे हम कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि सम हाउ इसकी कुछ परसेंटेज है। आई गेस यहाँ पे परसेंटेज नहीं दी हुई। सो फिर इसकी कुछ परसेंटेज है बेटा, कुछ इसकी परसेंटेज है। तो जब ये आपके पास यहाँ पे परसेंटेजेस आएंगी, तो ये परसेंटेज क्या है बेटा, ये अलग अलग क्या हैं, एटम की अलग अलग आइसोटोप की जो है ना वो परसेंटेजेस हैं, ठीक है। ये अलग अलग आइसोटोप्स की क्या हैं, परसेंटेजेस हैं। तो फॉर एग्जांपल जो नियोन है बेटा, ये आपके पास 20 वाला, इसकी जो परसेंटेज है वो आपके पास 90.48% है, और नियोन 21 की 0.27% है बेटे। इसकी जो है वो आपके पास 0.27 वाले को ज़रा बड़ा ड्रॉ कर लिया हमने, इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास इतनी परसेंटेज है इसकी 9 पॉइंट क्या है बेटा 25% है। तो इसकी जो हाइट है, हाइट के मतलब परसेंटेज का क्या मतलब है, आपने एक नियोन का सैंपल लिया, उसमें 90% ये होगा, 2.257% ये होगा, बाकी परसेंटेज ये होगी। लेकिन सर हम तो जो यूज़ करते हैं तो वो 20.18 इसका मैथ यूज़ करते हैं नियोन का, वो कैसे हैं। तो इस मैथ को कहते हैं एवरेज एटॉमिक मैथ। क्या कहते हैं बेटा, इस मैथ को कहते हैं एवरेज। और ये आपके एग्ज़ाम में एक दफ़ा आ चुका है, मैग्नीशियम के केस में उन्होंने पूछा हुआ था कि एवरेज एटॉमिक मैथ जो है ना उसका आप बताएं कि मैग्नीशियम का। तो अब नियोन का क्या है बेटा, नियोन का हम कर लेते हैं mass of first isotope abundance of first isotope plus mass of second isotope multiplied by abundance of second isotope plus mass of third isotope multiplied by abundance of third isotope divided by 100। तो बेटा mass of first isotope at 20 multiplied by 90.28 प्लस आपका दूसरा 21 multiplied by 0.27 प्लस तीसरा क्या था बेटा 22 multiplied by 9.25 divided by 100। तो ये बेटा आपके पास क्या जाएगा 20.18 जो है इसका आपके पास नियोन का मैथ आ जाएगा। तो ये मैथ जो आप क्या करते हैं, ये मैथ आप इस्तेमाल करते हैं। अब आपको समझ लग गई होगी कि 35.5 क्लोरीन का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक 35 है और एक 37 उसका आइसोटोप है। लेकिन हम जो इसको एवरेज निकालते हैं इसको 36 नहीं करते,
इसके एवरेज निकालते हैं रिलेटिव टू अबंडेंस, इसलिए 35.5 का मैथ्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाकी बेटा मेरा मैथ्स स्पेक्ट्रोमेट्री की अलग से डिटेल वीडियो है, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना जो है ना वो सिलेबस ख़त्म करते हैं।